प्यारे छात्रों, समाकलन की एक नई क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग निश्चित समाकलन के विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन को देखा था। हल करना क्वेश्चन को हमने सीखा था। उसके बाद हमने निरीक्षण द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा हमने निश्चित समाकलन के क्वेश्चन को हल किया था। उसके क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा था। एक तरीका था कि केवल चर बदल करके बिना लिमिट को बदले हम क्वेश्चन हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा, और दूसरा तरीका था जिसमें हम चर के साथ साथ उसकी लिमिट को भी नए चर के सापेक्ष बदल करके और प्रतिस्थापन द्वारा हम समाकलन निकालने सीखे थे निश्चित समाकलन। आज हम लोग निश्चित समाकलन के कुछ गुण धर्मों को सीखेंगे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स हम लोग सीखेंगे। इन प्रॉपर्टीज को सीखिए, याद करिए और इसको अप्लाई करने का अभ्यास करिए, ताकि आगे के क्वेश्चनों को हम इनकी सहायता से और बेहतर और आसान सरल बना सकते हैं। जिसमें पहला हमारा प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, कि यदि फ्रॉम a to b fx dx दिया हो और फ्रॉम a to b ft dt दी गई है, तो इन दोनों का मान बराबर होता है। चूंकि निश्चित समाकलन c वह जो है वैल्यू हमें देता है रियल नंबर। मतलब क्या हुआ? मतलब कि वह चर से इंडिपेंडेंट होता है निश्चित समाकलन, चाहे चर हमारा x में हो, चाहे चर हमारा t में हो। निश्चित समाकलन का मान हमेशा बराबर होता है, बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारी बराबर होनी चाहिए। दूसरा हमारी प्रॉपर्टी ये है कि यदि हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर दें, फ्रॉम a to b fx dx को यदि फ्रॉम b to a fx dx में बदल देते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में बदल देते हैं, तो समाकलन के मान में कोई अंतर नहीं आता है। समाकलन के निश्चित समाकलन के वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है, केवल उसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस से माइनस हो जाता है या माइनस से प्लस हो जाता है। तीसरी हमारी प्रॉपर्टी ये है कि यदि जो इंटरवल है, जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है a to b, उस इंटरवल में कोई पॉइंट यदि c है, तो हमारी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वह दो निश्चित फलनों के समाकलनों के योगफल के रूप में आ जाती है, जहां a से c और c के बीच में इस f का हम निश्चित समाकलन ज्ञात करते हैं। अर्थात यहां हम इंटरवल को तोड़ रहे हैं, एक निश्चित समाकलन को दो या दो से अधिक निश्चित समाकलनों के योगफल के रूप में लिख रहे हैं। हमारी चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि यदि किसी फलन का समाकलन 0 से 4 के बीच करना है, लोअर लिमिट 0 पर लिमिट a है, तो 0 से a के बीच करना है, तो हम यहाँ पे जो स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, उसको हम बदल सकते हैं अपर लिमिट माइनस x के बराबर। अर्थात fx dx का 0 to a के बीच में समाकलन f a माइनस x dx का 0 से a के बीच के समाकलन के वैल्यू के बराबर होता है। ये हमारा चौथा प्रॉपर्टी है, गुण है। पांचवा हमारा प्रॉपर्टी है कि यदि किसी फलन की सीमा माइनस a से प्लस a हो, वैल्यू दोनों की सेम है, केवल माइनस प्लस का अंतर है। माइनस a से प्लस a के बीच में किसी फलन का इंटीग्रेशन करना है, और यदि वह फलन सम है, तो इसका जो मान है वह 0 to a fx dx के दोगुने के बराबर हो जाता है। और यदि हमारा फलन fx विषम फलन है, तो इस पूरे निश्चित समाकलन की वैल्यू 0 हो जाती है। बच्चों, सम फलन हम जानते हैं कि यदि f माइनस एक्स का मान fx के बराबर आ जाता है, तो उस फलन को हम सम फलन कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। यदि f माइनस एक्स का मान माइनस fx के बराबर आता है, तो जो हमारा दिया गया फलन है वह फलन विषम फलन कहलाता
या उसे हम ऑड फंक्शन कहते हैं। जैसे cos x हमारा सम फलन है, लेकिन sin x हमारा विषम फलन है। जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है, छठी प्रॉपर्टी, ये छठी प्रॉपर्टी हमारी होगी। छठी प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि किसी फलन का इंटीग्रेशन 0 से 2a के बीच में करना है, तो इसका मान, इस निश्चित समाकलन का मान 0 से a के बीच में fx dx के समाकलन के दोगुने के बराबर होगा। कब? जबकि f ऑफ 2a माइनस x का मान fx के बराबर होगा। यदि f 2a माइनस x का मान माइनस fx के बराबर होता है, तो इस पूरे का मान 0 के बराबर मिल जाता है। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज का उपपत्ति करके देखें। बच्चों, हम लोग एक एक करके जो 6 प्रॉपर्टीज हमने बताई हैं उनका निगमन करके देखें। पहले निगमन देख लें, फिर उस इन प्रॉपर्टीज के आधार पर हम क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी यह थी कि जो निश्चित डेफिनेट इंटीग्रेशन का मान है वह चर से इंडिपेंडेंट होता है। अर्थात पहले हमारी प्रॉपर्टी थी फ्रॉम a टू b fx dx बराबर फ्रॉम a टू b ft dt। LHS हमने लिया, LHS फ्रॉम a टू b fx dx हमने लिखा। यदि स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx हो तो इसका मान आ जाएगा फ्रॉम a टू b। अब हम अपर लिमिट एक बार रखेंगे, माइनस के साथ हमने लोअर लिमिट रख दी। यह LHS का मान हो गया। यदि हम RHS की वैल्यू निकालें फ्रॉम a टू b ft dt। ft क्योंकि हमारा फलन सेम है, बस केवल चर का अंतर है। यदि यहाँ fx आ रहा था इसका समाकलन, यहाँ पर ft आएगा, f ऑफ t, और उसके बाद हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन a टू b रखी, तो इसका मान दिया जाएगा कैपिटल fd माइनस कैपिटल fa। यदि हम समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं कि दोनों की जो वैल्यू है वह अंत में बराबर आ रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह दोनों इंटीग्रेशन भी एक दूसरे के बराबर हुए। अर्थात किसी भी निश्चित समाकलन का मान उसके चर पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि उसके लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पर निर्भर होता है। ये हमारा पहला हमने प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। आइए दूसरी प्रॉपर्टी को हम लोग सिद्ध करें, जिसमें कह रहा है फ्रॉम a टू b fx dx का मान फ्रॉम b टू a fx dx के बराबर होगा, और यह चिन्ह माइनस हो जाता है जब हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को एक्सचेंज करते हैं। यदि हम LHS से ले लेते हैं फ्रॉम a टू b fx dx, यदि स्मॉल f का इंटीग्रेशन कैपिटल fx हो, इसका मान आ जाएगा फ्रॉम a टू b, अर्थात f ऑफ b माइनस f ऑफ a। यदि इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, यह आ जाएगा f ऑफ a माइनस f ऑफ b। यहाँ हम देख रहे हैं कि अब हमारी अपर लिमिट a हो गई, लोअर लिमिट b हुई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b टू a fx dx, जो कि हमारा RHS है। अतः हमने सिद्ध कर दिया कि यदि a टू b को हम b टू a में इंटरचेंज करें, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को बदल देते हैं, तो एक माइनस चिन्ह का अंतर हमें देखने को मिलता है। तीसरी प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें, उसके निगमन की हम बात करें फ्रॉम a टू b fx dx बराबर फ्रॉम a टू c fx dx माइनस फ्रॉम c टू b fx dx। ये प्लस है जहां c a और b के बीच की कोई संख्या। यदि हम RHS से ले लेते हैं, काफी हद तक हमको आसानी होगी। फ्रॉम a टू c fx dx माइनस फ्रॉम c टू b fx dx।
यदि स्मॉल एफ एक्स का समाकलन कैपिटल एफ एक्स हो, यह कैपिटल एफ एक्स होगा फ्रॉम ए टू सी, और यहाँ कैपिटल एफ एक्स होगा फ्रॉम सी टू बी। यदि हम अपर लिमिट लोअर लिमिट का डिफरेंस निकालें तो यह हमें मिलेगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस ए टू सी टू बी। यहाँ पर यदि हम रखें x की वैल्यू b, यह हो जाएगा f ऑफ b माइनस एफ ऑफ c, यह माइनस c प्लस c से खत्म होगा तो हमें मिलेगा f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a, जो कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ एक्स dx का मान है, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। इस तरह से हमने देखा कि यदि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट लेते हैं तो जो हमारा एक निश्चित समाकलन है वह दो निश्चित समाकलनों के योगफल के बराबर टूट जाता है, लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, हम लोग चौथी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, उसके निगमन को देखते हैं। फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स का मान फ्रॉम 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। यदि हम LHS की जगह पे RHS लेकर के हल करें तो शायद आसानी हो जाएगी। हमारा RHS है फ्रॉम 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे a माइनस एक्स की जगह पे t मान के, तो माइनस डी एक्स हमारा dt के बराबर आ जाएगा। तो dx बराबर हम माइनस dt लिख सकते हैं, माइनस dx की जगह पे dt हो गया और f यह t हो गया। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हम कन्वर्ट करेंगे कि जब x बराबर a तो t बराबर क्या होगा, और जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा। x का मान a रखें तो t का मान 0 मिल गया, और यदि हम x का मान 0 रखें तो t का मान a मिल गया। तो हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो गई a टू 0। अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में देखी थी कि हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, अर्थात माइनस से क्या हो गया प्लस हो जाएगा, और लिमिट को बदल देंगे 0 नीचे आ जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, ft dt। हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती है, अर्थात हम t की जगह पे x लिख सकते हैं। यह आ जाएगा फ्रॉम 0 टू a f x dx, जो कि हमारा LHS था। प्यारे बच्चों, एक चीज बता देते हैं कि निश्चित समाकलन के क्वेश्चनों को जब हम प्रॉपर्टी बेस्ड हल करते हैं, प्रॉपर्टी को उपयोग करके सॉल्व करते हैं, तो उस केस में इस प्रॉपर्टी का महत्व बढ़ जाता है। सबसे पहले यदि हम कोई क्वेश्चन उठाएंगे तो उस पे सबसे पहले हम उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रॉपर्टी नंबर 4 की सहायता से बदल देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 का एक और अपडेटेड वर्जन भी है जिसमें यह 0 न होकर के कुछ और संख्या दी गई हो। सपोज करिए कि यह दी गई है फ्रॉम a टू b एफ एक्स dx, यह इसका मान आता है फ्रॉम a टू b एफ a प्लस b माइनस एक्स dx। इसी सहायता से फिर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके और तब आगे की प्रॉपर्टी यूज करके उस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। प्यारे छात्रों, हम लोग पांचवी प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। चौथी को हमने देख लिया कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और पांचवी को भी देख लें। माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ था, यदि आप देखेंगे तो इसका मान हमने बताया था कि 2 फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है यदि एफ एक्स हमारा समफलन हो, और इसका मान 0 के बराबर होता है यदि एफ एक्स हमारा विषम फलन हो। सम और विषम के लिए हमने बताया है अभी कि यदि f माइनस एक्स का मान एफ एक्स के बराबर होता है तो हमारा फलन सम कहा जाता है, और यदि f माइनस एक्स का मान
पहले हमने LHS ले लिया, माइनस a से a fx dx पर हम प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करें। 3 हमारी कहती है कि a और b इंटरवल के बीच में कोई भी एक यदि पॉइंट मिलता है तो हमारा जो हमारा समाकलन है वह 2 या 2 से अधिक समाकलनों के योगफल के रूप में बदल जाता है। माइनस a से प्लस a के बीच में जब भी हम चलेंगे तो बीच में एक जीरो मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 समाकलनों के योगफल के रूप में लिखेंगे, जिसकी एक की लिमिट होगी माइनस a से 0 और दूसरे की 0 से a fx dx और यहाँ भी fx dx। हम इसकी बात कर लें, इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे, इसको हम एडिटिव की तरह उतारते जाएंगे। इसको हल करने के लिए हमने x की जगह पे माइनस टी रखा तो dx बराबर हमारा माइनस टी बदल गया, और जब x का मान 0 है उस समय t का मान भी 0 होगा, जब x का मान माइनस a है उस समय t का मान प्लस a होगा। यह बदल जाएगा हमारा इंटीग्रेशन a टू 0 f माइनस t dt और प्लस इसको हम उसी तरह उतारेंगे 0 से a fx dx। प्रॉपर्टी 2 हमारी कहती है कि यदि इसको हम बदल दें अपर लिमिट लोअर लिमिट को तो यह चिन्ह हमारा खत्म हो जाएगा, यह हमारा मिल जाएगा फ्रॉम 0 टू a f माइनस t को भी हम बदल दें x के बदल में, क्योंकि निश्चित समाकलन हमारा चरों पर डिपेंड करता नहीं है, तो हमारी प्रॉपर्टी कहती ही है, तो हम t को भी माइनस x और dx के रूप में लिख दें, फ्रॉम 0 टू a fx dx के रूप में हमने लिख दिया, और इसको हमने समीकरण नंबर 1। अब इस पर हम कंडीशन लगाएंगे सम और विषम होने का, कि यदि फलन हमारा सम है तो f माइनस एक्स की जगह पर हम प्लस fx रखेंगे, f माइनस एक्स की जगह पर जब हम प्लस fx रखेंगे, यह भी fx dx, यह भी fx dx, यह भी 0 से a इंटीग्रेशन हो रहा है, ये भी इसकी लिमिट 0 से a है, यानी यह दोनों एक जैसे मिले, अर्थात ये दोनों आपस में जुड़ करके 2 बार हो जाएंगे। इसका मतलब है यदि fx हमारा सम है तो इसका मान 2 इंटीग्रेशन 0 से a fx dx के बराबर हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये है यदि fx विषम हो, तो यदि fx विषम हो तो f माइनस x की जगह पर माइनस fx लिखते हैं, अर्थात f माइनस x की जगह पे माइनस fx लिखते हैं, यह माइनस और यह प्लस दोनों एक जैसे हो जाएंगे, यह कट करके क्या मिल जाएगा 0 मिलेगा, कब, जबकि हमारा फलन fx जो है वह विषम हो। इस तरह से हमने ये देख लिया। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि किसी भी फलन का यदि वो सम फलन है तो माइनस a से a के बीच का इंटीग्रेशन 0 से a के बीच के इंटीग्रेशन का दोगुना हो जाता है, और यदि हमारा फलन विषम फलन है तो इस पूरे का मान जो है वह 0 हो जाता है। ठीक है, यदि दोगुना हो जाता है और यहाँ पर विषम होने पर उसका मान 0 हो जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में यदि हम लेते हैं माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन एक्स dx का मान, और दूसरा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स dx का मान। चूंकि हमने बताया साइन एक्स विषम फलन है, जब विषम फलन होगा तो इस सूत्र की सहायता से इस पूरे का मान 0 हो जाएगा, यदि जैसे कॉस सम फलन है यह दोगुना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में cos x dx। इसका मान हम जानते हैं कि cos x का समाकलन होता है sin x, इस पर 0 to पाई बाई 2 लगा देते हैं, इसका मान आ जाएगा sin पाई बाई 2 माइनस sin 0, sin पाई बाई 2 का मान 1 और sin 0 का मान 0, अतः इसका मान हमें आसानी से इस प्रॉपर्टी की सहायता से निकल जाता है। आइए बच्चों हम लोग
प्रॉपर्टी नंबर 6 का नियमन कर लें, जो कहता है यदि 0 से 2a के बीच में fx dx है तो इसका मान हो जाएगा 2 from 0 to a fx dx, जबकि f2a minus x का मान fx हो और इसका मान 0 होगा, जबकि f2a minus x का मान माइनस fx के बराबर हो। हम लोग शुरू करते हैं RHS से, सॉरी LHS से हम शुरू करते हैं from 0 to 2a fx dx बराबर। जब हम 0 से 2a चलेंगे तो निश्चित है कि बीच में a आएगा, अतः हम इसको दो समाकलनों के योगफल के रूप में लिखेंगे, एक 0 से a के बीच में और दूसरा a से 2a के बीच में। यहाँ हो गया fx dx और यहाँ भी हो जाएगा fx dx। इसको हम उसी तरह रखेंगे क्योंकि यही चीज हमें लाना है, तो इसको हम उसी तरह रखेंगे। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं कि 2a माइनस x बराबर t, तो माइनस dx बराबर dt, और लिमिट हम बदलेंगे कि जब x का मान 2a है तो t का मान क्या होगा, और जब x का मान 0 है उस समय t का मान क्या होगा। और इस पर जब हम ये इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन करें, ये तो उसी तरह मिलेगा 0 to a fx dx प्लस, सॉरी x का मान a जब हम लेंगे तो 2 इसका मान भी हमारा a मिलेगा, अर्थात यह 2a से a को हम 0 से a में बदल दिए, अर्थात यह हो गया 0 से a f 2a minus t dt। यह माइनस इस प्लस चिन्ह को माइनस में बदल देगा, जो प्रॉपर्टी नंबर 2 की सहायता से इसको हम लोग इंटरचेंज कर दें, यह चिन्ह प्लस हो जाएगा और यह लिमिट बदल गई 0 नीचे ऊपर a f, उसके बाद प्रॉपर्टी 1 से इसके चर को बदल दें 2a minus x dx। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। समीकरण नंबर 1, इसी समीकरण पर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहला कंडीशन हमारा कहता है, पहला कंडीशन ये है यह 2a minus x का मान यदि fx के बराबर होता है तो जो हमारा समीकरण नंबर 1 है यह fx हो गया, यह और यह दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो दोनों जुड़ करके दोगुना हो जाएगा इसका, हमें मिलेगा 2 from 0 to a fx dx के बराबर। और यदि हम दूसरा कंडीशन लगा देते हैं यह 2a minus x का मान माइनस fx के बराबर होगा, यह माइनस fx dx हो जाएगा, यहाँ प्लस fx dx है, दोनों की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम है, दोनों का चिन्ह अलग अलग हो गया, यह दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तब समीकरण 1 का जो मान है वह 0 के बराबर आ जाएगा। अर्थात हमने देखा कि 0 से 2a के बीच में किसी फलन का समाकलन 0 से a के फलन के समाकलन के दोगुने के बराबर होगा, जबकि f2a minus x का मान fx हो और इसका मान 0 होगा जब f2a minus x का मान माइनस fx के बराबर मिलता है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टी देख ली है। निश्चित समाकलन के प्रगुणों के आधार पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हल करके देखेंगे, प्रॉपर्टी की सहायता से इस क्वेश्चन को हल करेंगे और उसके बाद सीखेंगे कि हम प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम 0 to pi by 2 log cos x dx बराबर फ्रॉम 0 to pi by 2 log sin x, यह बराबर इसका मान आता है माइनस pi by 2 log 2 के बराबर। हम शुरू करते हैं, इसको हल करना हम शुरू करते हैं। हम इसका सलूशन लिखें, हमने लिया फ्रॉम 0 to pi by 2 log cos x dx। हमने कहा है कि किसी भी क्वेश्चन को शुरू करते समय हम प्रॉपर्टी नंबर 4 को हमेशा पहले यूज कर लेते हैं।
प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी कहती है कि हम x को π/2 माइनस x लिख सकते हैं। यह π/2 log cos π/2 माइनस x dx होगा। cos मतलब माइनस थीटा, यह बराबर हो जाता है फ्रॉम 0 to π/2 log sin x dx। इसका मतलब है इसका मान इसके समाकलन के वैल्यू दोनों आपस में बराबर होगी, इसीलिए यहाँ दोनों आपस में बराबर दिया हुआ है। यदि इसके समाकलन की वैल्यू आई है, इसके भी समाकलन की वैल्यू आई है, यदि हम समीकरण 1 और 2 मान करके इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है 2i बराबर फ्रॉम 0 to π/2 log sin x into cos x dx। यदि इसमें हम 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे, यह हो जाएगा sin 2x/2। sin 2x/2 जब होगा, यह मिलेगा हमें 2i बराबर फ्रॉम 0 to π/2 log sin 2x/2 dx। इसको यदि हम तोड़ देते हैं, जब फ्रॉम 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx के बराबर मिल जाता है। log sin 2x की हम बात करें, 0 से π/2 की हम बात करें, हमने क्या किया, इस 2x को हमने t मान लिया। जब 2x को t मानेंगे तो 2dx हमारा dt में बदल जाएगा, यह हो जाएगा 1/2। जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो t की वैल्यू 0 आएगी। जब x का मान π/2 लेंगे तो t का मान पाई आ जाएगा। log sin t dt माइनस, इसको हम हल कर लेते हैं, log 2 बाहर आएगा, x बचेगा, x पर हम 0 से π/2 लिमिट लगा देंगे। इसको यदि हम हल करें, प्रॉपर्टी नंबर इसमें यदि हम 6 का प्रयोग करें, यह मिल जाता है 1/2 गुणे 2 फ्रॉम 0 to π/2 log sin t dt माइनस π/2 log 2। आज ये हम हटा दें, इस तरफ हमारा 2i आ रहा था, तो हमें मिल गया 2i बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 और log t को यदि हम x के पदों में लिख देते हैं माइनस π/2 log 2। इसी से हमने शुरुआत की थी, ये देखिए, इसी को हमने i को माना था, यह i हो जाएगा, तो 2i में से i गया तो i बराबर माइनस π/2 log 2, या हम कह सकते हैं फ्रॉम 0 to π log cos x dx फ्रॉम 0 to π/2 log sin x dx का जो मान है वह माइनस π/2 log 2 के बराबर है। प्यारे छात्रों, इस तरह से हम लोगों ने निश्चित समाकलन के सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। आप लोग आज के टॉपिक पर ये कार्य लिख लीजिए तथा इस तरह से हमने समाकलन के दोनों पार्टों को, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन दोनों पार्टों को बढ़िया ढंग से विद एग्जाम्पल हमने सीखा है। उम्मीद है आप इसमें बेहतर कर सकेंगे। धन्यवाद।